भाई की चिट्ठी हाथ में लिए रितु उधेर बुन में खड़ी थी। बड़ी प्यारी सी चिट्ठी थी और उसमें किया गया आग्रह भी बहुत मधुर था, जिसमें लिखा था, इस बार रक्षाबंधन इकट्ठे होकर मनाएंगे, तुम अवश्य पहुंच जाना। उसकी शादी के 20 वर्षों बाद आज तक उसके 3 भाइयों में से किसी ने भी कभी उससे ऐसा आग्रह नहीं किया था और वह तरस तरस कर रह गई थी। उसकी ससुराल में लड़कियों के यहाँ आना जाना, तीज त्योहारों का लेना देना अभी तक कायम था। वह भी अपनी इकलौती ननद को बुलाया करती थी, जबकि उसकी ननद तो थी ही इतनी प्यारी और उसकी सास कितनी स्नेहशील। जब भी रितु ने मायके में अपनी ससुराल की तारीफ की तो उसकी मंझली भाभी उषा, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहती थी, कहने लगी, जीजी, ससुराल में आपकी इसलिए निभा गई क्योंकि आपकी सास ननद अच्छी हैं। हमारी तो सास नंदे बहुत ही तेज है। उषा भाभी को यह भी ज्ञान नहीं था कि वह किससे क्या कह रही थी और छोटी बहू यह सुनकर अलका मुंह में साड़ी दबाकर हंस रही थी। रितु अंग्रेजी साहित्य से एमए करके पीएचडी कर रही थी कि उसका विवाह अशोक से हो गया था। अशोक एक निजी कंपनी में इंजीनियर था। उसे अच्छा वेतन मिलता था। पिता भी मुख्य इंजीनियर पद से जल्दी ही सेवानिवृत्त हो गए थे। रितु देखने में सुंदर, सुसंस्कृत व परिष्कृत विचारों की लड़की थी। उससे 4 बातें करते ही उसके भावी ससुर ने रितु के पिता से उसे मांग लिया था। मेजर साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। इतना संपन्न परिवार पाकर रितु के माता पिता भी फूले नहीं समाये और फिर रितु बहू बनकर अशोक के घर आ गई। रितु अपने ससुराल में सुखी थी। वह जब भी मायके जाती तो एक न एक कटु अनुभव अपनी झोली में भर कर ले आती। उसके पिता ने सेवानिवृत्त होते होते एक घर बना लिया था। न जाने क्यों उसकी माँ की इच्छा एक बड़ा सा घर बनाने की रही और पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी उसमें लगा दी। रही सही रकम सबसे छोटी बहन उपमा की शादी में खर्च हो गई। पिताजी कहा करते, मेरे 3 बेटे हैं, दहेज तो मैंने लिया नहीं, बुढ़ापा इन्हीं के सहारे कट जाएगा, मरूंगा तो लाखों की जायदाद इन्हें ही तो सौंपूंगा। और गर्वपूर्वक अपनी 2 मंजिली इमारत निहारा करते। शुरू शुरू में पिताजी की पेंशन और तीनों लड़कों का कुछ न कुछ सहारा रहा, पर धीरे धीरे उनके उत्तरदायित्वों का दायरा बढ़ गया और उनके हाथ सिमट गए। बड़े भाई अच्छी जगह पर थे, पर उनकी बीवी बेहद खर्चीली थी। जब देखो तब घर में खर्चे को लेकर कलह करती रहती। भाई अम्मा से कहते, अम्मा तुम्हें पसंद करके लाई थी ना, गोरे रंग पर लट्टू होकर। भाभी को शिकायत होती, मैं गंवारों की तरह रहना पसंद नहीं करती। उनका इशारा मेरठ जैसे छोटे शहर वासियों की ओर था। भाभी का मायका दिल्ली में था। भाई की मोटी तनख्वाह भाभी की फरमाइशों की सूची के सामने कम पड़ जाती। सोने पर सुहागा तो तब होता जब बेटा पढ़ाई में 0 रहा है, पर मोटरसाइकिल उसे 9वीं कक्षा में ही चाहिए थी और अब 20वें साल में पहुंचकर तो मारुति के बिना शान कम हो जाती है। मझला भाई फौज में कर्नल था, पर भाभी मगज से कुछ फिरी हुई थी। वह अपनी ससुराल में कभी 2 दिन से ज़्यादा ठहरी ही नहीं। या तो माँ घर के बाहर अनशन पर या बहू टैक्सी लेकर मायके रवाना हो जाती। शुरू शुरू में बेटे का मन करता कि उसकी पत्नी भी माँ बाप की सेवा करे, सो कह सुनकर छुट्टियों में घर ले आते वो भाभी को। पर भाभी आते ही घर में जो महाभारत छिड़ती तो माँ कहती, मेरी सेवा का ख्याल छोड़ दे बेटा, तू अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जा। हताश भैया बिना खुला बोरिया बिस्तर ढोकर चल देते। 5 से 7 वर्ष प्रयत्न किया, फिर लगभग लाना ही छोड़ दिया भाभी को। भाभी आती तो बस इतनी देर कि मानो पड़ोसियों से मिलने आई हो। इसमें कसूर माँ का भी था। उनका परहेज उन्हें डरा देता। और तो सब मंजूर है उन्हें, पर यह गंदे कपड़ों में ठाकुर द्वारे में घुसकर मेरा धर्म खराब कर देती है, तब रहा नहीं जाता। रितु के सामने माँ कहती। इतना सुनते ही उषा भाभी बिफर पड़ती और कुछ अंग्रेजी में तो कुछ हिंदी में भैया से कहती। भाभी की बेशर्मी माँ को आग बबूला कर देती और भैया उन्हें लेकर चले जाते। अक्सर रितु माँ को समझाती, अम्मा इन्हें अपनाने से ही घर में सुख मिलेगा। तुम और पिताजी यहाँ अकेले रहते हो, बहू और बच्चे आएंगे तभी तो चहल पहल होगी। कोशिश तो दोनों पक्ष करते, आगे भी बढ़ते, पर कहते हैं ना कि जब संस्कार ही मेल न खाते हो तो कोई क्या कर सकता है। छोटी बहू रितु से लगभग 10 साल छोटी थी। रितु उसे छोटी बहन के समान प्यार करती। छोटा भाई डॉक्टर था और अच्छी खासी प्रैक्टिस जमी थी। पैसे का अभाव नहीं था। मेरठ से कुल 1 घंटे का रास्ता था। मोदी नगर में उसका अपना दवाखाना था। पिताजी ने चाहा था कि मोहन मेरठ में ही प्रैक्टिस करे, पर उसकी पत्नी अलका वहीं स्थानीय कॉलेज में प्रवक्ता थी
अतः वहीं पर किराए का एक मकान लेकर रहता था। उसकी 2 प्यारी सी बेटियां थी जो बड़ी बुआ की लाडली थी। रितु का स्नेह इस परिवार से कुछ अधिक ही था। ये लोग यदा कदा आ भी जाते थे और अपने बच्चों को भेज भी देते थे। बड़े भाई के बेटे को तो शायद ठीक से अपनी दोनों बुआ के बच्चों के नाम व उम्र भी ज्ञात नहीं थे। मंझले भैया फौजी नौकरी में कभी पूना, कभी असम तो कभी कश्मीर इतने छितर गए थे कि 5-5 साल हो जाते भाई बहनों को मिले। सबसे छोटा था बहन उपमा, जो शादी के हफ्ते भर बाद ही अमेरिका चली गई थी। उसके ससुराल वाले भी वहीं जा बसे थे। जब तक पिताजी जिंदा थे रितु को मायके की इतनी चिंता नहीं थी, पर 2 साल पहले वे चल बसे। इतने बड़े घर में माँ अकेली रह गई। रितु अपने पिता की सबसे चहेती संतान थी और रितु के आंसू आज तक सूखे नहीं थे अपने पिता की याद में। समय की रफ्तार ने माँ को एकाकी बना दिया और मोहन व अलका में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया था। पैसा कमाने की अंधी भूख ने डॉक्टर मोहन का समय खा लिया था। 30 वर्ष की उम्र में ही सिर के सारे बाल पक गए थे उसके। उधर अलका बेटियों के लिए धन से खुशियां खरीदने की खातिर रुपयों की चिनाई कर रही थी। उसका तर्क था अपनी बेटी को संपन्न घर व योग्य वर दिलवाने में कम से कम 5 से 10 लाख तो चाहिए ही। डॉक्टरों के बेटे बेटी के विवाह में इतना ही खर्च आता है। अपने स्तर के अनुकूल बयाना। यह दलील माँ को अरुचिकर लगती और रितु के कानों में शीशा उड़ेल जाती। बेटी तो उसकी भी है, 2-2, पर उसने तो कभी 10 से 5 लाख न जोड़े और न जोड़ेगी। वह अलका से कहती, विवाह स्नेह बंधन है, व्यापार नहीं। बेटी के लिए घर वर खरीदा नहीं, तलाशा जाता है। रितु आजकल सारा दिन उद्विग्न रहती। उसे बेचैन व छटपटाता देखकर अशोक व उसकी सास कहते, जाओ रितु जाओ, मेरठ हो आओ। पर वह कम से कम मेरठ जाती। पिछली बार जब वह गई थी तो 2 पीढ़ी से काम कर रही आया की लड़की शकु उसके पैरों के पास आकर बैठ गई और बोली, अम्मा ने ऊपर का हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया था। 1000 रुपये वह और पिताजी की आधी पेंशन अम्मा के नियमित जीवन के लिए काफी थी। अभाव था तो स्नेह बेल के फूलों की महक का, जो उस 4 दीवारी से रूठ गई थी, क्योंकि सारे बेटे अलग अलग रह रहे थे और अम्मा अकेली। आया का परिवार वहीं गैरेज में रहता था, वही उनका घर था। बूढ़ी आया तो मर गई, पर उसकी बेटी शकुंतला, दामाद कन्हैया अम्मा की सेवा टहल किया करते थे। यही दोनों अम्मा की आँख, कान, नाक, हाथ और पैर थे। शकु ने बताया, जीजी इस बार बड़े भैया गैरेज खाली करने को कह गए हैं। रितु तो यह सुन सकते में आ गई। शकु और बाहर जमा हुआ जामुन का पेड़ एक ही उम्र के तो थे। उन सब ने मिलकर खट्टी कमरक मीठे लंगड़े आम के बिरवे रोपे थे। उन्हें यहाँ से निकालने का अर्थ रितु ने साफ समझा, माँ अकेली रह जाएगी। गैरेज के सामने ईंटों की सड़क के नीचे तक जमी जरे उखाड़ने में कोठी की नींव हिल जाएगी। माँ से कहा रितु ने, और पूछा भी, क्या माँ भैया ने ऐसा कहा? नहीं जीजी, मैंने तो उन्हें कुछ नहीं बताया, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। माँ ने भी यही बताया। अच्छा, मैं बात करूँगी, आश्वासन दे दिया रितु ने। बड़े भैया से जिक्र किया तो वे बोले, जानती हो 200 गज जमीन पर पैर फैलाए बैठे हैं ये लोग, हथिया लेंगे। माँ तो कुछ देखती ही नहीं, नुकसान तो हमारा होगा। इतनी हमदर्दी जमीन के टुकड़े से, और माँ के बचे खुचे जीवन के प्रति कितने उदासीन। रितु का मन यह सुनकर फट गया। पिताजी के दुख में जब उपमा अमेरिका से आई थी तो चलते चलते उसने रो रो कर कहा था, देख लेना रितु जीजी, हमारे भाई माँ के दिल पर बोझ ही बोझ डालेंगे। उपमा मुंह फट थी। जब भी अमेरिका से आती भाई भाभीयों से कहा सुनी हो ही जाती उसकी। पिताजी के जीते जी एक बार जब वह सपरिवार आई तो माँ ने उसे लाड प्यार से उपहारों से लाद दिया। सूटकेस में कपड़े सजाते हुए बड़े भाई व भाभी को माँ की दी साड़ी दिखाकर उपमा बोली, यह सिल्क की साड़ी देखकर मेरी सहेलियां जल जाएंगी। हाय कितनी सुंदर है। पर बड़ी भाभी के मुख पर छिटक आ गई। नफरत की बदली रितु ने देख ली थी। भाई ने अचानक कह दिया, माँ को चाहिए कि दिवाली की साड़ी सिर्फ अपनी बेटियों को न दे कर तीनों बहुओं को भी दिया करे। उपमा के हाथों से साड़ी गिरते गिरते बची। सहज होकर उसने भी कटाक्ष किया, तब तो माँ ने जो 3 हिस्सों में जेवर बांटा है भैया, हमें भी मिलना चाहिए था। उपमा, बड़े भाई से क्या ऐसे बात की जाती है? रितु ने बीच में डांटा। बड़ा भाई भी तो छोटी बहन को माँ से मिली स्नेह गठरी पर तीर नहीं चलाता तो ऐसा नहीं सुनता। और उपमा ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। बात माँ तक जाते जाते बची, वरना माँ बहुत गर्म मिजाज की थी। हवाई अड्डे पर उपमा बहुत रोई थी। जीजी, माँ की बहुत याद आती है
और अभी कुछ दिन पहले उपमा की चिट्ठी ने रितु का सुख चैन ही छीन लिया था, जिसमें उसने लिखा था, जीजी पिछले साल की राखी और भैया दूज दोनों पर टीके भेजे, पर किसी भाई ने जवाब नहीं दिया। माँ भी न रही तो मैं वैसे ही विदेशी हो जाऊंगी। मेरा बचपन, मेरा घर आंगन छिन जाएगा। तुम मेरी तरफ से माँ से कहना कि बराबर का हिस्सा नहीं, लेकिन एक कमरा और बाथरूम मेरे नाम लिख दे। मेरे तो ससुराल वाले भी घर और खेत बेचकर अमेरिका आ गए हैं। मैं नहीं चाहती कि भारत से मेरी जड़ें ही उखड़ जाए। रितु जितनी बार यह चिट्ठी पढ़ती उतनी बेचैन हो जाती। वह जानती थी कि माँ चाहे अपनी बेटियों को कितना भी प्यार करे, पर जहाँ तक पुश्तैनी मकान व पिता की संपत्ति का संबंध है, वहाँ उत्तराधिकारी उनके बेटे पोते ही हैं। जायदाद में हिस्सा मांगने वाली बेटी अम्मा के समाज में नालायक समझी जाती है। पड़ोस वाली चाची कह तो रही थी एक दिन, वे सदैव रितु से बातें करती थी। कैसा जमाना आ गया है। 20 नवंबर वाले राजन बाबू की चारों बेटियों ने बाप से हिस्सा मांग लिया। यह भी नहीं सोचा कि इकलौता भाई दिल का मरीज है। 4 बच्चों का बाप, ऊपर से स्कूल के अध्यापक की तनख्वाह। बेचारा बाप के मकान के सहारे जिंदगी गुजार रहा था। सच, यह तो बहुत बुरा हुआ कि राजन बाबू की लड़कियों ने बहुत बुरा किया। चारों बहनें इतने रईस घर गई हैं, एक एक पर 2-2 कारें हैं। रितु को राजन बाबू के लड़के पर भी बड़ी दया आई। भाई के समान ही तो थे बस्ती के सभी लड़के। पास पड़ोस की बातें करते रितु को यह भी याद नहीं रहा कि दीमक तो इस घर में भी लग रही है। आखिर उसने मेरठ जाने का मन बना ही लिया। इलाहाबाद से मेरठ तक रितु ख्यालों में डूबती उतरती रही। शकू की बेटी, जो रितु की बेटी अनु की ही हम उम्र थी, उसने अनु से कहा था, अनु पता है मंझली उषा भाभी क्या कहती थी बड़ी ननद अपनी माँ को इसलिए मक्खन लगा रही है कि बेटे बहुओं का पत्ता साफ कर या कोठी हजम कर जाए। अनु नौकरों की बात न सुनने की होती है और न विश्वास करने योग्य। रितु ने अपनी बेटी के मुख से सुनी बात पर डांटा था और उसे समझाया। उषा भाभी फौजी की पत्नी होकर मक्खन की लिपाई से आगे कुछ सोच भी क्या सकती हैं। रितु का मन आक्रोश से भर गया, पर कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं होता। अवश्य कुछ तो सुलग रहा था इस घर में। उपमा की चिट्ठी तो इस आग में घी का काम करेगी। और माँ बार बार रितु से कहती, बैठकर इस घर के हिस्से बंटवारा कर ले, तेरे भाई बहन तो किसी काम के हैं ही नहीं। उधर अशोक की हिदायतें कि मायके वालों के जमीन जायदाद के बीच मत पड़ना, वरना तुम्हारा मेरठ जाना बंद करे तो क्या करे। मेरठ पहुंची तो मन खुशी से भर गया। स्टेशन पर भाई भाभी, भतीजे भतीजियां सभी आए थे। उपमा होती तो पूछ लेती, क्या मामला है, आज गाड़ी में पेट्रोल क्या माँ ने डलवाया है, वरना इतनी मेहरबानी कैसे। पर रितु उस स्नेह की छाया में तृप्त हो गई। आज पहली बार पिताजी के बिना घर लग रहा था। थके हारे बुढ़ापे के सहारे की जगह नहीं, खूब फल मिठाई और बरसों से संभाल कर रखी माँ की कटलरी क्रॉकरी से खाने की मेज सजी थी। उपमा की राखी भी मेरठ के पत्ते पर पहुंच गई थी। रात को सबके सोने के बाद अम्मा चुपके से रितु को उठाकर अपनी पूजा की कोठरी में ले गई। घर के बंटवारे की चिंता माँ को सोने नहीं देती थी। पूजा घर में माँ ने जो एक प्रस्ताव बनाकर कागज पर लिखा था, उसे देखकर रितु को जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। यह क्या है माँ, 3 की जगह बराबर 5 हिस्से? नहीं, मुझे तुम्हारी संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। रितु बोली, अशोक क्या कहेंगे? मेरे ससुर ने अपने ताऊ से करोड़ों की भागीदारी में भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने उन्हें मकान का बाहरी हिस्सा दिया, वे उसी में रहते हैं सेवानिवृत्त होने तक। रितु का चेहरा फक पड़ गया। तब तो पगली भाभी की बात ठीक निकली। नहीं माँ, इसे तुम बेटों में ही बांट दो। माँ बोली, अरे मुझसे ही माल लेगी और मुझे ही सीधे मुंह बात नहीं करेंगे ये तेरी भाभियाँ। जो भी हो माँ, वे ही तुम्हारी वंशज हैं। हाँ, चाहो तो उपमा को। और रितु ने उपमा की चिट्ठी के अंश माँ को सुना दिए। ठीक है, बेटी माँ से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेंगी। रात भर माँ और रितु यादों की गंगा यमुना में तैरती रहीं। पिताजी को याद कर दोनों रोती रहीं। अपनी शादी से आज तक के खट्टे मीठे अनुभव याद करते करते कब भोर हो गई पता ही नहीं चला। पौ फटने से पहले रितु ने बंटवारे के कागजों का रुख मोड़ दिया था। उपमा के लिए बाहर का एक कमरा व बरामदा तथा शेष पूरा घर, दिल्ली की जमीन तीनों भाइयों में बराबर बट गई। और तू? रितु से माँ ने पूछा। मुझे तुम्हारी यह गोद मिल रही है ना माँ? और माँ, मैं चाहती हूँ कि जब मेरी बेटियों का विवाह हो और औरतें मंगलाचार गाएं तो मेरे घर की दहलीज पर भाई भाभी, भतीजे भतीजों की बारात
लग जाए, मैं भी औरतों की टोली में बैठकर गा सकूं। मत बरसों इंदर राजा जी, मेरी माँ का जाया भीजे। अगले दिन राखी टीके से पहले भाई ने रितु से अपना हिस्सा न मांगने वाले कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत करा लिए। दस्तखत करते हुए उसे कहीं से एक राहत भरी गहरी विश्वास सुनाई पड़ी। तीनों भाभीियों ने राखी के उपलक्ष्य में रितु को सुंदर साड़ियाँ भेंट की। उपमा की राखी भी रितु ने बांध दी। उपमा के हिस्से वाली बात माँ बेटी छिपा गई, इस डर से कि कहीं विदेशी बहन के भेजे स्नेह धागे तिरस्कृत न हो जाए। लेकिन बाद में जब भाइयों को उपमा की बात मालूम चली तो उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया और उसके हिस्से भी एक हुए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।